बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम है कि अब एग्ज़ाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं, तो बच्चे सवाल करते हैं कि जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो हमारा केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि जो आपके हर टॉपिक के एंड में जो टेस्ट योर सेल्फ दिए गए हैं वही बेटा आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो हम 9.2 आज टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, जो कल हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे, कि ताकि ये पता चल सके कि बच्चे को इस टॉपिक की, इस आर्टिकल की समझ आई भी है कि नहीं। बहुत आसान चीज़ें होती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे मोस्टली वही चीज़ें रिपीट होनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी टेस्ट योर सेल्फ 9.2 का, डिफाइन लॉ ऑफ मास सेक्शन। कल हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था इस डेफिनेशन पे कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट, वो शरह, वो स्पीड जिस पे सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू इट्स एक्टिव मास। तो हमने कल एग्जांपल दी थी पेट्रोल और इसकी प्राइस की, कि जितनी जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी उतना गाड़ियों के किराए भी बढ़ेंगे, उतना बिजली के बिल भी बढ़ेंगे। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह कहता है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो स्पीड जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे उसी स्पीड से जो है एक्टिव मास ज़्यादा रिएक्ट करेगा। मतलब जितनी कोई चीज़ें ज़्यादा रिएक्ट कर रही होंगी उतनी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। एंड उसी बात को दोबारा रिपीट करता था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे कौन? द एक्टिव मासेस। किसके? ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मासेस हैं वो जितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उतना रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम कह लेते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वही लॉ ऑफ मास सेक्शन की डिफाइन है जस्ट। नेक्स्ट है जी हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड। अगला सवाल है, ये भी कल हमने उसके अंदर ही पढ़ा था कि जी एक्टिव मास को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। ये एक इजाफी इन्फॉर्मेशन है, ये जवाब नहीं है, जवाब अगली लाइन में है कि मोलर, ये होता क्या है? एक्टिव मास बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन होता है, हैविंग यूनिट्स, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं जी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये इसका आंसर है असल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो एक्टिव मास है उसको कैसे शो किया जाता है? इस तरह, जैसे मैथमेटिक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इनकी मदद से इसको शो किया जाता है। असल जवाब इसका इसी लाइन का ही है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कल हमने जब लॉ ऑफ मास सेक्शन प्रूव किया तो एंड में एक केसी की वैल्यू निकाली थी। हम कहेंगे केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी क्या है जी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कल हमारे पास हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया था कि ए प्लस बी गोइंग टू सी प्लस डी, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इस तरह लिखेंगे कि मोलर कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, कहता पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ ऐसे ही सपोज रिएक्शन दिए गए हैं, इनका केमिस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कोई एलिमेंट को शो नहीं कर रहे, ऐसे सपोज किए गए। इनमें कहता है जी कोफिशिएंट्स बताएं। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है? बेसिकली ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। आप लिखते हैं जी 3x की पावर 9। हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल के स्टार्ट में होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? कोफिशिएंट। ये मैथमेटिक्स की टर्म है। और इसको क्या बोलते थे? एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं। तो यहाँ जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे, जो आपके सब्सटेंसेस होंगे, जो आपके रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, उनकी जो लेफ्ट साइड पे जो भी रियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, उसको हम यहाँ कोफिशिएंट कहेंगे। और केमिस्ट्री की जबान में से नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। केमिस्ट्री की जबान में क्या कहते हैं? अब यहाँ वो कहते हैं सिर्फ पॉइंट आउट कर दें। हम कहेंगे जी ए का कोफिशिएंट क्या है जी? 2, बी का कोफिशिएंट क्या है जी? 3, सी का कोफिशिएंट क्या है जी? 4, डी का कोफिशिएंट क्या है? 2। इसी तरह अगले रिएक्शन में बी में ये एक्स दिया गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी? 4, वाई का 2, जी का 3। सिमिलरली एम का कोफिशिएंट, एन का और ओ का। तो ये बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला सवाल था। ये छोटी क्लास के अगर बच्चे बिठा दें, हम उनसे भी पूछ लें कि भी इनके हमें कोफिशिएंट्स बता दें, तो वो फ़ौरन बता देंगे कि जो ये ए बी सी या एक्स वाई जी के साथ जो रियल नंबर्स लगे हुए हैं 1 2 3 4, दे आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कई बार एग्जाम में भी पूछा चला जाता है, कहा जाता है कि जी ये वाला आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है, कहते हैं जी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू लिखें। तो हम सवाल है जी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया है NO, रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2O4 से बने। अब बड़ा ही सिंपल है, आपने याद रखिएगा जब भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखना है रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। हमने एग्जाम में पेपर्स में चेक करते हैं, वहाँ बच्चे ये सवाल आ जाता है कि जी इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखें। अब बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड लिख देते हैं, यानी ये एरो साइन जो है वो सिंगल एरो हेड से शो कर देते हैं। और याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता ही नहीं है, इसके लिए होता है ये रिवर्सिबल के लिए होता है। ये बना ही रिवर्सिबल के लिए है। किसके लिए बना है, रिवर्सिबल के लिए बना है। जैसे पंखा है, पंखा किस लिए बना है, हवा देने के लिए। आप पंखे से तवक्को लगा लेंगे इसमें से पानी आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो पंखा बंद है। अगर एग्जांपल देनी है तो किसी और चलते हुए पंखे की एग्जांपल दें कि पंखे का काम हवा देना है। तो इसी तरह Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा, फॉरवर्ड के लिए नहीं लिखा जाएगा। पहले आपने रिएक्शन लिखना है और इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। पहले इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर ले, अगर आपको बैलेंस दी गई है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको खुद बैलेंस करना होगी और दरम्यान में रिवर्सिबल का साइन होना चाहिए। अब ये Kc लिखें और ये लाइन लगाएं, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट। हम अमूमन आमतौर पर, वैसे यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हम कहते हैं कि इसको हम आमतौर पर रिएक्टेंट, इसको आमतौर पर हम प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो प्रोडक्ट की वो मोलर कंसंट्रेशन में शो कर देना है। ये देखें N2O4 वो एक्टिव मास में जैसे शो करते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दें, डिवाइडेड बाय जो इस साइड पे है वो क्या है जी NO। अब ये जो इसका कोफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर। सिंपल आंसर आ गया जी। इतना लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सिमिलरली हमारे पास ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। कहते हैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन लिखें। पहले चेक करें इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए इधर फास्फोरस 1 है, इधर भी 1 है, इधर क्लोरीन 5 है, इधर 3 और 2 5, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। दूसरी निशानी देखिए कि क्या दरमियान में रिवर्सिबल का साइन है, डबल एरो है, जी हाँ है। अब आप इसके लिए कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख सकते हैं। जी कासिम आपको कुछ सवाल है? कौन से वाली? आई थिंक इसमें ये होगा, ठीक हो गई। अब देखें जी इसकी 2 निशानियां जब पूरी हो गई कि बैलेंस भी है, दरमियान में रिवर्सिबल भी है। अब हम क्या करेंगे जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है इसको ऊपर लिखें, इसको इस तरह मोलर कंसंट्रेशन फॉर्म, डिवाइडेड बाय PCl3, तो इसको मोलर कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और Cl2 को लिख दें। मैंने कल भी बताया था बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं, ये वाला 3 इसकी पावर बना देते हैं, ये वाला 2 इसकी पावर बना। याद रखिएगा ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये उसके साथ वेल्डेड है, ये जहाँ भी Cl जाएगा उसके साथ Cl2 जाएगा, जिस भी एक्सप्रेशन में जाएगा। ये 3 है तो ये 3 साथ ही उसके जाएगा, इसको आप अलहदा जुदा नहीं कर सकते, पावर नहीं बनाना। पावर किसको बनाया जाएगा, कोफिशिएंट्स को, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एक और बच्चे जो बड़ी गलती करते हैं वो देखते हैं यहाँ दरमियान में प्लस है तो वो यहाँ भी प्लस डाल देते हैं। नहीं, प्लस नहीं आना, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई होंगे। आप कोई साइन भी ना लगाएं तो अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक आपका जो टेस्ट योरसेल्फ है बी था और ये सी आ जाता है जी। सल्फर ट्राइक्लोराइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो SO3 बनता है, नहीं SO3 तो नहीं होगा। यहाँ देखें जरा इक्वेशन में SO2 है और O2, ये वाला जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। आई एम सॉरी, इसको पहले सेट कर लें। अब देखें जी इक्वेशन बैलेंस है। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है जी, तो हम लिखेंगे जी Kc इज इक्वल टू SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये इसका कोफिशिएंट 2 है, ये क्या बन जाएगी, पावर, रेज टू पावर। ये नीचे जो है ये SO2, इसकी पावर क्या बन गई जी, ये 2 या ये 2, ये वाला कोफिशिएंट। और इधर ऑक्सीजन की कोई पावर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा ये दो एक, अब आपका ये टेस्ट रिजल्ट जहाँ खत्म हो गए, ये दो एक और रिएक्शन दिए गए, ये आपकी बुक में जब लाभ मास सेक्शन का टॉपिक खत्म होता है वहाँ दी गई हैं। अक्सर पेपर में कह दिया जाता है
कि जी इनके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दें। तो लिख सकते हैं क्या हम? पहले इसका देख लें, कैसे लिखेंगे जी? Kc प्रोडक्ट ऊपर नीचे N2 प्लस डालूंगा, नो, वेल डन। ये लो जी, ये इसका। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्शन था, बड़ा मशहूर ज़माना रिएक्शन, N2H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं जी? अमोनिया, NH3। तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए, तो इसको 3 से कर लें। अब इसके लिए Kc क्या लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू, पहले अमोनिया लिख लें जी। अमोनिया की पावर कितनी हो जाएगी? वो जो उसका कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगी, डिवाइडेड बाय N2 और H2 और इसकी पावर 3। तो ये इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन लिख दी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसन फिल जज़ा।